चलिए, ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर। आइएगा आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपके साथ बात कर रहा हूं इनकम अंडर हेड पीजीबीपी की। तो पीजीबीपी पे लास्ट क्लास में हमने एक सेक्शन पढ़ा था, दैट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टेड सेक्शन, दैट इज द एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। रिवाइज करवा दूं? आइए, तो साइंटिफिक रिसर्च को रिवीज केवल साइंटिफिक रिसर्च को ही करवाऊं या हाँ, हमने वैसे इफेक्टिवली तो लास्ट क्लास में केवल यही पढ़ा था, एक ही सेक्शन पढ़ा था हमने। आइएगा, साइंटिफिक रिसर्च को रिवाइज करते हैं थ्रू चार्ट, जो हमने चार्ट बनाया था उसके थ्रू। तो सर, साइंटिफिक रिसर्च जो है ये बेसिकली एक तरह की रिसर्च होती है जो कि आप करते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, इन दी एनिमल हस्बेंड्री बिजनेस केस, इन द फिशरीज केस, और इन द एक और केस था ना, एग्रीकल्चर। तो यहां पर आप साइंटिफिक रिसर्च करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च दो तरह से हो सकती है सर, या तो आप खुद करने लग जाओ या आप किसी से करवाने लग जाओ। तो अगर आप खुद करेंगे तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, अगर आप किसी से करवाएंगे तो वहां पर बातें अलग हैं। अगर आप सबसे पहले बात करते हैं किसी से रिसर्च आपने करवाई है, तो अगर आप किसी से रिसर्च करवाएंगे तो उस केस में हम आपको 100% की डिडक्शन दे देंगे, जो भी पैसा आप डोनेट करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। अच्छा, साइंटिफिक रिसर्च का आउटकम पॉजिटिव आएगा तभी डिडक्शन मिलेगी, या साइंटिफिक रिसर्च पे खर्चा करना है भले आउटकम आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो? बताइए। Whatever the output is, you will get the deduction. एक्सपेंडिचर की डिडक्शन आपको मिल जाएगी, भले ही वो साइंटिफिक रिसर्च सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो यहां पर अगर आपने डोनेशन दी है तो सर 100% ऑफ द डोनेशन विल बी अलाउड, चाहे कैसा भी केस हो, कोई सा भी केस हो। साइंटिफिक रिसर्च की डोनेशन दे रहे हैं तो आपको 100% की डिडक्शन दे दी जाएगी, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। लेकिन दूसरे केस में सर, अगर आप खुद से करेंगे तो खुद से करने के लिए आपको दो तरह के खर्चों की जरूरत होगी। एक खर्चा आपका कैपिटल नेचर का हो सकता है, और एक खर्चा आपका रेवेन्यू नेचर का हो सकता है। तो जो आपके रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होंगे उसका हम आपको 100% डिडक्शन दे देंगे। जो आपका रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस होगा उसका हम आपको 100% डिडक्शन दे देंगे, और जो आपके कैपिटल नेचर के खर्चे होंगे उसकी भी हम आपको 100% डिडक्शन दे देंगे, लेकिन सिवाय लैंड को छोड़कर। तो अगर आपने कोई लैंड के लिए खर्चा किया होगा, लैंड परचेस की होगी आपने, तो वो हम आपको डिडक्शंस नहीं देंगे। इसके बाद बात आई थी कि सर, साइंटिफिक रिसर्च क्या बिजनेस स्टार्ट होने के बाद की जाएगी, क्या पहले नहीं हो सकती? यस, इट कैन बी स्टार्टेड बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में सर बहुत सिंपल सी बात है कि जो पिछले 3 साल के खर्चे होंगे, जो आपका बिजनेस स्टार्ट करने से पीछे के 3 साल के अंदर के खर्चे होंगे, वो सब आपको अलाउ कर दिए जाएंगे। और कब अलाउ किए जाएंगे? जब आपका बिजनेस कमेंस हो जाएगा। तो इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस वो सारे खर्चे आपको अलाउ कर दिए जाएंगे, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हैं चाहे वो कैपिटल नेचर के हैं, आपको दोनों ही खर्चे मिल जाएंगे। लेकिन यहां पर एक नोट है, नो डेप्रिसिएशन अलाउड इफ द 100% डिडक्शन हैज बीन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35। तो अगर आप सेक्शन 35 में डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो उस असेट पर आपको डेप्रिसिएशन की बातें नहीं करनी है। दूसरा, इन द केस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी का अगर होगा तो वहां पर जो डिडक्शन है वो आपको मिल जाएगी, लेकिन यहां पर लैंड और बिल्डिंग की डिडक्शन नहीं मिलेगी। नॉर्मल सिनेरियो में बिल्डिंग पर भी डिडक्शन मिल रही थी, बट बायोटेक्नोलॉजी के केस में बिल्डिंग पर भी नहीं मिलेगी। इसके बाद फिर हमने क्या समझा था? इसके बाद हमने बुक पर से बात करी थी। बुक में से मैंने आपको बताया था कि अगर आपके प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, जो कि आपके साइंटिफिक रिसर्च के कैपिटल एक्सपेंडिचर का बोझा नहीं उठा पा रहे हैं,
तो ऐसे में हम आपको लॉस में नहीं जाने देंगे। हम आपके एक्सेस वाले खर्चे, जितना आपका प्रॉफिट इनसफिशिएंट होगा, हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। और बताइए कैरी फॉरवर्ड कितने सालों तक कर देंगे इसे, जल्दी से बताइए। कैरी फॉरवर्ड की लिमिट क्या होगी यहां पर, कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? इज देयर एनी टाइम लिमिट फॉर दैट? नो, देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर दैट। क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये जो आपके अनएब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस होंगे ना, इन्हें भी हम अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की तरह से ही ट्रीट करेंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आगे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ऐसे ही साइंटिफिक रिसर्च के कैपिटल एक्सपेंडिचर अनएब्जॉर्ब्ड वाले वो भी उसी के साथ साथ मिलजुल के खेलते कूदते आगे बढ़ते रहेंगे। डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं, ये बात हमने समझ ली है। और लास्ट हमने ये समझा था कि सर अगर किसी एसेट को साइंटिफिक रिसर्च में डालने के बाद आपने उसकी 100% डिडक्शन क्लेम कर ली है, तो जब आप उसे बेचेंगे तो बेचते समय भी तीन बातें हो सकती हैं। या तो आप उसे दो ही बातें हो सकती हैं मेनली, तो जो आपकी WDV बची है एज पर इनकम टैक्स, उससे ज्यादा आपने बेचा, तो जो डिफरेंस आएगा आपका वो आपकी PGBP की इनकम बन जाएगी। और अगर आपने ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा में बेचा, तो जो कॉस्ट वर्सेस सेल प्राइस का डिफरेंस होगा, ओरिजिनल कॉस्ट वर्सेस सेल प्राइस का जो डिफरेंस होगा, वो आपकी फिर कैपिटल गेन की इनकम बन जाएगी। तो ये बातें हमने इस पूरे सेक्शन में पढ़ी थी। बताइए इसके अलावा कोई स्पेसिफिक पॉइंट आपका विच यू वुड लाइक टू आस्क? आइएगा। देखिए आज की इस क्लास में जो मैं आपको सेक्शन कराने जा रहा हूं, हो सकता है आपको थोड़ी सी बोरियत फील हो। आज की इस क्लास में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि सर केवल ये तो हम रीडिंग कर रहे हैं, हम इसमें कुछ नया नहीं सीख रहे। बट मजबूरी है, ये 2 सेक्शन 3 सेक्शन जो अब आपके सामने आएंगे, यहां पर मैं बहुत ज्यादा चीजों को मसाला जोड़ के, इसमें छोंका वोका लगा के ऐसे बता नहीं सकता, क्योंकि ये सेक्शन है ही इस तरह के। मतलब इन सेक्शन में नीरसता है, उदासपन है, लेकिन अल्टीमेटली पढ़ना तो हमें पड़ेगा ही। तो भले ही आपको अगर नींद आ रही हो, पानी की बोतल अपने पास रख लीजिएगा, छींटे मारते रहिएगा आंखों पर, लेकिन आज हमें ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। 2 सेक्शन हैं, उदासी वाले सेक्शन हैं, कुछ कर नहीं सकते। आइएगा, सबसे पहले मैं आपके साथ बात कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट लिंक इंसेंटिव फॉर स्पेसिफाइड बिजनेसेस, सेक्शन 35 AD। लॉ ये कहता है कि अगर आप इनकम टैक्स में बेनिफिट लेना चाहते हैं, टैक्सेशन में बेनिफिट लेना चाहते हैं, अपने प्रॉफिट कम करना चाहते हैं, आप अपना इनकम टैक्स लाइबिलिटी कम करना चाहते हैं, तो आप उन बिजनेसेस को करिए जो हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे कहे हुए बिजनेसेस में एंट्री करते हैं, अगर आप हमारे कहे हुए बिजनेसेस या इंडस्ट्रीज में एंट्री करते हैं, तो हम आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट देंगे। हम आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट देंगे विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 35 AD, एंड इसका नाम ही है इन्वेस्टमेंट लिंक्ड टैक्स इंसेंटिव। मतलब आप कुछ इन्वेस्टमेंट करिए, हम आपको टैक्स में बेनिफिट देंगे फॉर अ स्पेसिफाइड बिजनेसेस। हम ये बेनिफिट हर किसी को नहीं देंगे, हम ये बेनिफिट केवल और केवल उन लोगों को देंगे जो स्पेसिफाइड बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से बिजनेस हैं जो स्पेसिफाइड हैं और जिन्हें इनकम टैक्स वाले कुछ बेनिफिट देना चाहते हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द एलिजिबल बिजनेस। कौन कौन से बिजनेस हैं जो एलिजिबल हैं? with the specific objective of creating rural infrastructure and environment friendly alternate means for transportation of bulk goods, investment linked tax incentive have been introduced for specified business, namely। तो पर्पस आपको पता चल गया कि ये सेक्शन क्यों बनाया था। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए,
एनवायरमेंट को फ्रेंडली बनाने के लिए, ऑल्टरनेट मींस प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब ऑल्टरनेट तरीके लाने के लिए, किसमें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बल्क गुड्स, इन्वेस्टमेंट लिंक स्कीम लेके आए हैं इनकम टैक्स में इन बिजनेस के लिए। पहला बिजनेस, अगर आप बिजनेस करते हैं सेटिंग अप ऑफ एंड ऑपरेटिंग ऑफ कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन फैसिलिटीज फॉर स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स, तो अगर आप कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं या कोल्ड चेन बनाते हैं स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स के लिए, हर किसी के लिए नहीं, कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप उनको स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, कोल्ड चेन्स बनाएंगे, तो हम आपको उसका बेनिफिट देंगे। तो हम आपको इंसेंटिव लिंक इन्वेस्टमेंट्स स्कीम का बेनिफिट देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, कोल्ड चेन मींस कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन मींस कोल्ड स्टोरेज। जहां पर आपकी सब्जियां, आपके फल स्टोर किए जाते हैं ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो। जब किसान खेती में से अपनी सब्जियां काट देते हैं, फल काट देते हैं, और कंज्यूमर तक के पास पहुंचने के बीच में एक बहुत लंबी जर्नी है, उस जर्नी में वो फल खराब ना हो, रिजर्व रहे 5-5, 6-6 महीने, 1-1 साल तक, तो वो कोल्ड स्टोरेज में रख दिए जाते हैं। ठीक है। दूसरा देखिएगा, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। तो अगर आप वेयर हाउसिंग फैसिलिटी सेटअप करते हैं, मतलब आप एक बहुत बड़ा गोदाम बनाते हैं और लोगों को कहते हैं ये मेरा गोदाम है, आइए आप अपना माल मेरे यहाँ वेयर हाउस करिए, मेरा ये गोदाम है, आइए आप मेरे यहाँ माल अपना स्टोर करके रखिए, आई एम प्रोवाइडिंग अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। तो अगर आप वेयर हाउसिंग फैसिलिटी सेटअप करते हैं तो उस केस में हम आपको टैक्स इंसेंटिव बेनिफिट देंगे। लेकिन वेयर हाउसिंग में भी क्या वेयर हाउस करना है आपको, हर कुछ नहीं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो यहां पर देखिए, फॉर स्टोरिंग ऑफ अ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो अगर आप वेयर हाउसिंग फैसिलिटी जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं फॉर द स्टोरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो हम आपको टैक्स इंसेंटिव बेनिफिट देंगे। मैंने ये नहीं बताया बेनिफिट क्या देंगे, अभी तक मैं केवल ये बात कर रहा हूं बेनिफिट देंगे, किसको देंगे, क्या बेनिफिट है ये तो मैंने अभी बताया ही नहीं है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग किसको बेनिफिट मिलेगा और क्या करने पर बेनिफिट मिलेगा, कितना है इसकी बात अभी नहीं करी है। थर्ड नंबर पर देखिएगा, लाइंग एंड ऑपरेटिंग अ क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस और क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग स्टोरेज फैसिलिटी बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सच नेटवर्क। तो अगर आप नेचुरल गैस की पाइपलाइन बिछाने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, आप पेट्रोलियम की लाइन बनाने या बिछाने का काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, तो भी हम आपको टैक्स इंसेंटिव बेनिफिट दे देंगे। क्लियर है। फोर्थ नंबर पर देखिए, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग अ होटल ऑफ 2 स्टार एंड अबव कैटेगरी एनीवेयर इन इंडिया। तो अगर आप होटल्स बनाते हैं अपने, कम से कम 2 स्टार होटल, कम से कम 2 स्टार होटल अगर आप बनाते हैं, कहीं पर भी बनाइए, इंडिया में कहीं पर भी आप बनाइए, तो हम आपको उसका बेनिफिट दे देंगे। सो इफ यू मेक एन होटल इंफ्रास्ट्रक्चर at least of 2 star, then you will get a benefit of that. Building and operating a hospital anywhere in India with at least 100 bed for the patients. तो अगर आप कोई हॉस्पिटल्स बनाते हैं जिसमें कम से कम 100 पेशेंट्स की कैपेसिटी हो, 100 पेशेंट्स बेड की कैपेसिटी हो, तो हम आपको बेनिफिट देंगे। क्या बेनिफिट दोगे सर, अभी बताऊंगा, लेकिन पहले देखते हैं किस किस को बेनिफिट मिल रहा है। इसके बाद आता है डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अ नोटिफाइड स्कीम फॉर अ स्लम रीडेवलपमेंट और रिहेबिलिटेशन फ्रेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर आप
अगर आप बनाते हैं डेवलपिंग अ बिल्डिंग और हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर अ स्लम एरिया, तो जो स्लम एरिया हैं आप उनके लिए मकान बनाते हैं, उनके लिए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो भी हम आपको टैक्स एडवांटेज देंगे, टैक्स इंसेंटिव में बेनिफिट देंगे। डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर द नोटिफाइड स्कीम फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग फ्रेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम डेवलप करने का काम करते हैं, जिसमें सरकार का एक सपना है कि सबके पास अपना घर हो, जिसको हम कहते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, तो अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम बनाने का काम करते हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप बिल्डिंग्स बना रहे हैं अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो हम आपको टैक्स इंसेंटिव देंगे। क्या इंसेंटिव होगा नीचे देखेंगे। अगर आप प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स बनाते हैं अगर आप, तो हम आपको बेनिफिट देंगे। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग एन इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन नोटिफाइड और अप्रूव्ड अंडर द कस्टम एक्ट। तो अगर आप इनलैंड कंटेनर बनाते हैं या डिपो बनाते हैं या फ्रेट स्टेशन बनाते हैं, तो हम आपको बेनिफिट देंगे। अगर आप मधुमक्खी पालन करते हैं, मधुमक्खियां पालते हैं अगर आप, और उनसे हनी निकालते हैं, शहद निकालते हैं, बीज वैक्स निकालते हैं, मोम, तो भी हम आपको बेनिफिट देंगे। अगर आप सेटिंग अप करते हैं एंड ऑपरेट करते हैं वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर कोल्ड स्टोरेज ऑफ शुगर, तो अगर आप सेटिंग अप करते हैं या ऑपरेटिंग करते हैं वेयर हाउसिंग फैसिलिटी ऑफ द स्टोरेज ऑफ शुगर, चीनी को स्टोर करने के लिए आपने वेयर हाउस बनाया, चीनी को स्टोर करने के लिए, तो भी हम आपको बेनिफिट देंगे। लाइंग एंड ऑपरेटिंग अ स्लरी पाइपलाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, तो आपकी आयरन ओर ट्रांसपोर्ट हो सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके आयरन ओर, तो उसके लिए अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया, पाइपलाइंस बनाई हैं, तो भी हम आपको टैक्स इंसेंटिव बेनिफिट देंगे। सेकेंड लास्ट पॉइंट देखिएगा, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ सेमीकंडक्टर वाटर बाइफरकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट if such limit is notified by the board in accordance with the prescribed guidelines। तो अगर आप सेमीकंडक्टर वेफर बाइफरकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाते हैं, तो भी हम आपको बेनिफिट देंगे। एंड लास्ट और देखिएगा, अगर आप डेवलप करते हैं, मेंटेन करते हैं या ऑपरेट करते हैं, या डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग अ न्यूली इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, तो अगर आप कोई नई इंफ्रा फैसिलिटी को मेंटेन करने का, डेवलप करने का काम करते हैं, तो उस केस में भी हम आपको टैक्स इंसेंटिव बेनिफिट देंगे। स्टूडेंट्स, एग्जाम में आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन से बिजनेसेस को 35 AD में टैक्स इंसेंटिव मिलेगा, यह कतई आपसे नहीं पूछा जाएगा। यह केवल आपके पढ़ने के लिए था कि इन लोगों को बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन बता देगा मिस्टर राम इज डूइंग अ सच काइंड ऑफ बिजनेस एंड इज एलिजिबल फॉर द सेक्शन 35 AD, और वो सेक्शन 35 AD में उसके लिए एलिजिबल हैं। तो क्वेश्चन कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि क्या ये बिजनेस 35 AD में एलिजिबल है या नहीं पूछेगा। वो हमेशा बोलेगा कि आप ये बिजनेस करते हैं और आप 35 AD में एलिजिबल हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपसे ये थोड़ी चेक करवाना चाहता है कि बच्चा याद करके आएगा या नहीं। इंस्टीट्यूट तो आपसे प्रैक्टिकल चीजें पूछना चाहता है कि बच्चे को कंसेप्ट पता है या नहीं। ये याद करना काम तो CA लेवल का है ही नहीं कि आप ये याद करें शहद वाले इसमें आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन वाले इसमें आएंगे, वेयर हाउस वाले इसमें आएंगे, नहीं, ये आपका बिल्कुल भी काम नहीं है। आपका जो काम है वो इसके बाद आएगा। तो मैंने इतनी देर से बोला कि मैं आपको टैक्स इंसेंटिव बेनिफिट दूंगा। व्हाट इज द टैक्स इंसेंटिव बेनिफिट, मैं क्या बेनिफिट आपको देने की बातें कर रहा हूं। नहीं पृथल, ये बिल्कुल भी याद नहीं करना है आपको। जैसा मैंने बताया, आप गलती से भी याद करने की कोशिश भी मत करिएगा। कहीं आपको लगे मेरे पास थोड़ा खाली टाइम है, चलो याद कर लिया जाए, नो,
you are wasting your time. If you are trying to learn it, then you are wasting your time. तो अब बेनिफिट क्या है? अगर आप ये काम करते हैं तो आपको हम क्या बेनिफिट देने वाले हैं? देखिए, सबसे पहला बेनिफिट है क्वांटम ऑफ बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो इस बिजनेस को करने में जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आएंगे या खर्च हुए होंगे, उसकी हम आपको 100% डिडक्शन दे देंगे। सो 100% डिडक्शन shall be allowed as deduction in the year in which such revenue expenditure has been incurred. तो अगर आप इसमें से कोई भी बिजनेस करते हैं और आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंकर करे होंगे, तो जो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा उसकी 100% डिडक्शन हम आपको तभी दे देंगे, उसी साल दे देंगे जिस साल आपने वो खर्चा किया होगा। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगेन 100% of the capital expenditure incurred during the previous year wholly and exclusively for the above businesses would be allowed as deduction from the business income to the assessee opting for deduction under section 35 AD. तो जो भी आपके खर्चे होंगे 100% of the capital expenditure वो हम आपको अलाउ कर देंगे सेक्शन 35 AD में, वो हम आपको अलाउ कर देंगे। बस कंडीशन इतनी है कि वो खर्चे पूरे के पूरे और एक्सक्लूसिवली आपने उस बिजनेस के लिए ही खर्च किए हों। कोई मशीनरी अगर आप खरीदेंगे और वो मशीनरी प्योरली एंड प्योरली होली एंड एक्सक्लूसिवली कोल्ड स्टोरेज के लिए ही होगी, कोल्ड स्टोरेज के अंदर ही इंस्टॉल होगी, तो उस केस में जो मशीनरी की कॉस्ट है हम आपको उस पर डेप्रीसिएशन नहीं देंगे। हम थोड़ा हर साल डेप्रीसिएशन नहीं देंगे आपको। हम कह रहे हैं 100% इसका डेप्रीसिएशन पहले साल में क्लेम कर लो। इस पर आप 100% का डेप्रीसिएशन फर्स्ट ईयर में ही क्लेम कर लो, मतलब पहले साल में ही आपको पूरा बेनिफिट दे दिया। लेकिन ध्यान ये रखना है, however, expenditure incurred on acquisition of any land, goodwill or financial instrument would not be eligible for deduction. तो हम आपको लैंड की, गुडविल की और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की डिडक्शंस नहीं देंगे। इसका मतलब आप जमीन खरीद के आओगे, हम डिडक्शन नहीं देंगे। आप गुडविल खरीदोगे, डिडक्शंस नहीं मिलेगी। आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदेंगे तो भी हम आपको डिडक्शंस नहीं देंगे। बताइए, यहां तक कोई डाउट है आपको? आइए एक और पॉइंट समझिए। ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट कंटेक्स्ट में। फर्दर, the expenditure incurred wholly and exclusively for the purpose of specified business prior to the commencement of operation would be allowed as deduction during the previous year in which the assessee commenced operation of his specified business. लॉ कहता है कि जब आपका स्पेसिफाइड बिजनेस स्टार्ट हुआ था उससे पहले के अगर आपके कोई खर्चे हैं तो वो खर्चे भी हम अलाउ कर देंगे। और ये हम कब अलाउ करेंगे? जिस साल आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे हमने साइंटिफिक रिसर्च में पढ़ा था कि पिछले 3 सालों के खर्चे आप क्लेम कर लेना जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाए, ऐसे यहां है। तो अगर आपका कोई खर्चा है, इफ यू हैव इंकर्ड एनी एक्सपेंडिचर इन द पास्ट रिलेटिंग टू दैट बिजनेस, तो उसे आप क्लेम कर लेना, उसकी डिडक्शन आप ले लेना इन द ईयर व्हेन यू स्टार्ट योर बिजनेस। क्लियर है? The amount incurred prior to the commencement should be capitalized in the books of accounts and the asset of the assessee on the date of commencement of its operation. तो जो भी आपके पास्ट एक्सपेंसेस हैं
उसे आप पहले यहां पर कैपिटलाइज कर दो और कैपिटलाइज करके उसकी डिडक्शन क्लेम कर लो। बताइए कोई डाउट यहां तक? एक छोटा सा पॉइंट और है, इसको भी पढ़ लेते हैं। बताइए, सोच के बताइएगा, अगर मैंने किसी खर्चे पर, अगर मैंने किसी एक्सपेंस पर 35 एडी में डिडक्शन ले ली है, तो क्या मैं उस एक्सपेंस पर या उस एसेट पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं? बोलिए। नहीं। पढ़िए, द एसएससी कैन नॉट क्लेम डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर incurred फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर एनी अदर प्रोविजन। लॉ कहता है कि एसएससी जो है वो उस खर्चे पर कहीं और किसी और सेक्शन में डिडक्शन नहीं ले सकता, कहीं और किसी और सेक्शन में डिडक्शन नहीं ले सकता इनकम टैक्स में, इन द करंट ईयर और इन एनी अदर ईयर। तो ना तो करंट ईयर में ना एनी अदर ईयर में, इफ डिडक्शन हैज बीन क्लेम्ड और ऑप्टेड बाय हिम and allowed to him under section 35 AD। तो अगर आपने सेक्शन 35 AD में डिडक्शन ले ली, तो इनकम टैक्स में किसी और सेक्शन में, सेम ईयर में या किसी दूसरे ईयर में, आप उसके ऊपर कोई और डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। बताइए, सिंपल है ये बात। अगर मैंने 35 एडी में 100% बेनिफिट उठा लिया, तो क्या मैं इनकम टैक्स में दोबारा बेनिफिट उठा सकता हूं उसी चीज पर? नहीं सर। आप डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम कर सकते, आप कहीं और किसी सेक्शन में बेनिफिट नहीं उठा सकते, बिकॉज आपको एक असेट पर एक ही बार तो बेनिफिट देंगे, और हमने आपको फर्स्ट ईयर में ही 100% बेनिफिट दे दिया है बाय गिविंग द 100% डिडक्शन फॉर दैट एसेट। क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? एक और पॉइंट देखिएगा, द लॉस ऑफ एन एसएससी क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ अनदर स्पेसिफाइड बिजनेसेस अंडर सेक्शन 73 ए। तो अगर आपको इस स्पेसिफाइड बिजनेस में लॉस हो गया है, तो आप इस स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को फ्यूचर में जब कभी आपको स्पेसिफाइड बिजनेस से इनकम आएगी, वहीं पर आप इसे सेट ऑफ कर पाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर द लेटर इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन और नॉट। तो बाद में आप भले ही 35 एडी के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, अगर आपके पुराने लॉसेस चल रहे हैं स्पेसिफाइड बिजनेस के, तो फ्यूचर में आपको स्पेसिफाइड बिजनेस की जब इनकम होगी, आप वहीं पर अपने पुराने लॉसेस सेट ऑफ कर पाएंगे। तो स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस किसी भी बिजनेस से सेट ऑफ नहीं होंगे, ये केवल और केवल स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ किए जाएंगे। बताइए, कोई डाउट है यहां तक आपको? एक बात बताइएगा, खत्म हो गया है वो सेक्शन, अब मैं आपसे दूसरी बातें कर रहा हूं। तो एक सेक्शन हम पढ़ लेंगे ये वाला, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। हाँ जी, आ जाइएगा। मुझे कोई बताएगा व्हाट आर दी प्रीलिमिनरी
प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आंचल ने कहा एक्सपेंस इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, बस, या इसके अलावा भी कुछ? बस इतना ही या इसके अलावा भी कुछ? बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है इसमें। एक पॉइंट आपने जो बोला एक्सपेंस इन फॉर्मेशन, ये बिल्कुल सही पॉइंट है, बट इसके अलावा बहुत कुछ होता है। देखिए क्या होता है, कंपनी जब मार्केट में आना चाहती है तो वो सर्वे करवाती है पहले कि मैं मार्केट में आ रही हूं, क्या जो मैं प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में ला रही हूं क्या वो फिजिबल है या नहीं है, क्या मार्केट चलेगी या नहीं चलेगी, क्या मेरा प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, क्या इस प्रोडक्ट की डिमांड आएगी या नहीं आएगी। इसको हम कहते हैं सर्च एंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट। तो ये जो आपका खर्चा होता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाने का, ये भी आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहलाता है। कभी कभी कंपनी क्या करती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब कंपनी स्टार्ट होने से पहले जब वो फंडिंग लेने जा रही होती है अपने फंडिंग पार्टनर के पास, तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है जिसमें कंपनी के आने वाले 5 साल और 10 साल का ब्लूप्रिंट होता है कि कंपनी आने वाले 5 सालों में क्या करेगी, कैसे इसके ऑपरेशंस होंगे, कैसे ये रेवेन्यू कमाएगी, उस रेवेन्यू से कैसे अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी, कितना प्रॉफिट होगा, वो सारी बातें। तो इसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये भी आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन करते हैं तो आरओसी को फीस जाती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस जाती है, एडवोकेट को फीस जाती है, सीएस को फीस जाती है। ये सारी फीस भी आपकी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाती हैं और उसे आपने कवर किया है यहां पर, एक्सपेंस इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो ये सारे खर्चे मैं सीधे सीधे अगर शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं तो वो सभी खर्चे जो कंपनी के स्टार्ट होने से पहले हो जाते हैं, कंपनी के स्टार्ट होने से पहले जो खर्चे होते हैं उसे हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। बताइए इनकम टैक्स क्या कहता होगा इन एक्सपेंसेस के बारे में? क्या इनकम टैक्स ये कहता होगा कि ये खर्चे भूल जाओ, हम इसका बेनिफिट आपको नहीं देंगे, या इनकम टैक्स कहता होगा नहीं रुक जाओ, कुछ तो हमने तुम्हारे लिए भी प्रावधान किया है? क्या भूलने की बात होती होगी या कुछ तो बेनिफिट मिलता ही होगा? कुछ तो बेनिफिट सर मिलता है। जब सेक्शन पढ़ रहे हैं और सेक्शन की बात आ गई है तो इसका मतलब सर कुछ तो बात है, तभी तो आप इतनी बात पर जोर दे रहे हो, वरना आप कह देते कि इग्नोर दी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। यहां पर अगर आपने इतनी बात करी है तो इसका मतलब इनकम टैक्स में कुछ बातें तो हैं इसके ऊपर। तो जो मैं आपको सेक्शन अब कराने जा रहा हूं दैट इज दी amortization of preliminary expenses। अगर आपके कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, सेक्शन 35D उसके बारे में बात करता है, तो उसको कैसे अमोर्टाइज करना है, कैसे उसको घटाना है, कैसे उसका बेनिफिट लेना है, उसके बारे में ये सेक्शन आपको बताएगा। तो आइए पहले समझ लेते हैं व्हाट दिस सेक्शन इज। Section 35D provides that the amortization of preliminary expenses incurred by Indian company and other resident non-corporate taxpayer for the establishment of business concern of the or the expansion of the business of existing concern। मैं नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं तो भी मैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस खर्च कर सकता हूं, और अगर मैं अपने बिजनेस के साथ एक नया बिजनेस बढ़ाना चाहता हूं, एक्सपेंड करना चाहता हूं, तो भी मेरे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं।
तो चाहे आप बिजनेस नया बनाएं चाहे आप बिजनेस बढ़ाएं, दोनों ही केसेस में आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस खर्च हो सकते हैं। मुझे एक बात बताइएगा, पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए, ये वाला पूरा पैराग्राफ एक बार अपने खुद से पढ़िए, और मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। सवाल जो पूछूंगा अभी नहीं बताऊंगा, पैराग्राफ आप एक बार पढ़ लीजिए। आपको मैंने दिए 10 सेकंड, 20 सेकंड ले लो पढ़ने के लिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल और आप मुझे सोच के जवाब देंगे। सवाल बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होगा, सवाल इस बात पर होगा कि आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी अच्छी है। आप पढ़ जब मैं कह रहा हूं पढ़ने पर फोकस करना, तो आप एक्चुअली में चीजें कितनी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उस पर मेरा सवाल आएगा। पैराग्राफ पूरा पढ़ लीजिए, 20 सेकंड आपके स्टार्ट होते हैं अभी से। टाइम एंड, 20 सेकंड हो गए। मेरा पहला सवाल, जो सेक्शन 35D है, जो सेक्शन 35D है वो किसको मिलेगा? इसका बेनिफिट या इसकी जो डिडक्शन है वो किसको मिलेगी? किसको मिलेगी? मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, आप हां या ना करते रहेंगे। राम एंड कंपनी, इसको मिलेगी। राम एंड श्याम प्राइवेट लिमिटेड, इसको मिलेगी। राम एंड कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म, इसको मिलेगी। आंचल, क्यों नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? अच्छा मिल गई, चेंज कर दिया है आपने, मिलेगी। राम पब्लिक लिमिटेड, राम नॉन रेजिडेंट, राम प्रोप्राइटर, लास्ट। रिलायंस रिटेल लिमिटेड, फॉरेन कंपनी। सही जवाब। तो यहां पर अंडरलाइन करिएगा, इंडियन कंपनी को मिलेगी, इंडियन कंपनी को मिलेगी। कई लोग पता है क्या पढ़ जाते हैं, कंपनी को मिलेगी, लेकिन इंडियन को भूल जाते हैं। तो इंडियन कंपनी को मिलेगी और अदर को मिलेगी, मतलब जो कंपनी नहीं है उन्हें भी मिलेगी, लेकिन कौन से? नॉन कॉरपोरेट टैक्स पेयर, नॉन कॉरपोरेट टैक्स पेयर। तो इंडियन जो होंगे, चाहे वो इंडियन कंपनी है चाहे वो अदर नॉन कॉरपोरेट टैक्स पेयर हैं,
तो उनको ये डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, चल सकते हैं आगे। एलिजिबल एसएससी, यहां पर लिखा हुआ है दिस सेक्शन शैल बी एप्लीकेबल ओनली टू इंडियन कंपनीज एंड रेजिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी। रेजिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी, तो उन्हीं को डिडक्शन मिलेगी। इन केस ऑफ अ न्यू बिजनेस एंड इन केस ऑफ अ एग्जिस्टिंग बिजनेस। इन केस ऑफ अ न्यू बिजनेस कंपनीज टू एक्सपेंस इंकर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। तो अगर आपका नया बिजनेस है तो जो भी आपने खर्चे करे हैं बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वो हम आपको अलाउ कर देंगे। और अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, मतलब बिजनेस पहले से चल रहा था, आप एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, उसके लिए आपने खर्चा किया, तो क्या होगा? सो इन द केस ऑफ extension of an existing undertaking to expense incurred till the extension is completed। तो जो भी आप खर्चा करेंगे तब तक, जब तक का आपका एक्सटेंशन कंप्लीट हो गया, जब आपकी एक्सटेंशन कंप्लीट हो गई वहां तक का। इन द केस ऑफ सेटिंग अप ऑफ अ न्यू यूनिट एक्सपेंस इंकर्ड टिल द न्यू यूनिट कमेंस प्रोडक्शन और ऑपरेशन। तो अगर आप कोई नई यूनिट बना रहे हैं तो जिस दिन आपकी वो नई यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देगी, तो उस दिन मान लिया जाएगा कि आपका कमेंसमेंट, आपका एक्सटेंशन कंप्लीट हो गया, और उस दिन तक के जितने भी खर्चे होंगे वो आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाए जाएंगे। देखिएगा, अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन, कितने अमाउंट की हम आपको डिडक्शन देंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कितने अमाउंट की हम आपको डिडक्शन देंगे। तो यहां पर एक लिमिट है, यहां पर एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि जितना भी आप खर्चा करके आ जाएंगे प्रीलिमिनरी के नाम का और हम आपको सारा खर्चा अलाउ कर देंगे। नो, देयर इज ए स्पेसिफिक लिमिट हेयर। So limit is 1/5 of the such expenditure is allowable as deduction for each of the 5 successive previous year, beginning with the previous year in which the business commences, or previous year in which the extension of the undertaking is completed, or the new unit commence production or operation as the case may be। तो अगर आप नया बिजनेस करने जा रहे थे तो जिस दिन आपका नया बिजनेस स्टार्ट होगा वहां से 5 सालों तक आपको पांचवा हिस्से की डिडक्शन देते रहेंगे। याद है आपको हाउस प्रॉपर्टी में प्री इंटरेस्ट आपको 5 सालों में मिलता था, ऐसे ही प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं। तो जैसे आपने वहां पर 5 सालों तक लगातार दी थी डिडक्शन, ऐसे ही आप यहां पर भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की डिडक्शन 5 सालों में देंगे। कब से शुरू होंगे? तो अगर बिजनेस आपका नया स्टार्ट हुआ है तो जब आपका नया बिजनेस स्टार्ट होगा तब से। अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है और आप एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो जब एक्सटेंशन पूरी हो जाएगी तब से। और अगर आप कोई नई यूनिट सेटअप कर रहे हैं तो जब वो नई यूनिट अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी या अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर देगी तब से 5 सालों तक आप डिडक्शंस देते रहेंगे 1/5 ऑफ अमाउंट की, 1/5 ऑफ अमाउंट की। तो ध्यान रखिएगा, व्हाट इज दिस? दिस इज द एलिजिबल डिडक्शन, दिस इज द एलिजिबल डिडक्शन जो आप हर साल क्लेम कर सकते हैं, जो आप हर साल क्लेम कर सकते हैं। कितने सालों तक? 5 सालों तक आप हर साल क्लेम कर सकते हैं। दिस इज द अमाउंट ऑफ एलिजिबल डिडक्शन। ठीक है, कौन कौन से खर्चे हैं जो आप क्लेम कर सकते हैं? क्या हर खर्चा प्रीलिमिनरी कहला दिया जाएगा? नहीं, कुछ खर्चे बताएगी सरकार जिसे आप कहेंगे कि दीज आर द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। पढ़िएगा, The following expenses are eligible for amortization.
यही कुछ खर्चे हैं जो एलिजिबल होंगे अमोर्टाइजेशन के लिए। पहला, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी अपने प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी, अपनी सर्विस की फिजिबिलिटी चेक करती है कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में कितना चलेगा, सर्वे करवाती है, इस प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, लोगों में इसके लिए क्या इंटरेस्ट है, क्या समझते हैं लोग इसके बारे में, क्या लोग जानना चाहते हैं इसको नहीं, ये सारी बातें जब चेक होती हैं तो उसे हम कहते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट। प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कंडक्टिंग अ मार्केट सर्वे और एनी अदर सर्वे नेसेसरी फॉर द बिजनेस ऑफ द एसएससी। तो अगर आप कोई सर्वे करवाते हैं जो कि आपके बिजनेस के लिए जरूरी है, नेसेसरी है, तो वो आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाएगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज रिलेटेड टू द एसएससी बिजनेस, इंजीनियरिंग की अगर आप सर्विसेज लेते हैं, इंजीनियर से अगर आप सर्विस लेते हैं तो वो सर्विसेज भी आपकी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में काउंट की जाएंगी। लीगल चार्जेस, वकील अगर कोई ड्राफ्टिंग करेगा, कंपनी सेक्रेटरी अगर कोई ड्राफ्टिंग करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर कोई ड्राफ्टिंग करेगा, तो इस तरह के जो आप उनके प्रोफेशनल फीस, लीगल फीस पे करेंगे, वो सब आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाएंगे। तो लीगल चार्जेस फॉर द ड्राफ्टिंग एनी एग्रीमेंट बिटवीन द एसएससी एंड एनी अदर पर्सन फॉर एनी पर्पस रिलेटिंग टू सेटिंग अप टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ एसएससी, ये सब आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं और इसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। क्लियर है? लेकिन अगर आप कंपनी हैं, अगर आप कंपनी हैं तो वेयर द एसएससी इज कंपनी इन एडिशन टू द अबव एक्सपेंडिचर, तो ऊपर जो हमने खर्चे बताए थे उसके अलावा आपको कुछ और खर्चे भी हैं जो हम अलाउ कर देंगे एज ए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। पहला खर्चा, by way of a legal charges for drafting the memorandum and article of association of the company, on printing of the memorandum and article of association of the company, and by way of a fees for registering the company under the Companies Act or in connection with the issue for public subscription or the share or the debenture of the company, being underwriting commission, brokerage charges for drafting, printing and advertisement of the prospectus etc। तो सिंपल सी बात है सर, ये जो खर्चे होते हैं मेमोरेंडम का, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, इसकी प्रिंटिंग का, और ये जो कंपनी फॉर्मेशन में जो खर्चा आता है, आरओसी फीस जिसे हम कहते हैं, तो ये तो होते ही कंपनी के केस में ही है। अब कोई अगर इंडिविजुअल प्रोप्राइटर है, पार्टनर है, तो कोई भी मेमोरेंडम थोड़ी बनवाएगा, अपना आर्टिकल थोड़ी बनवाएगा, तो ये खर्चे होते ही कंपनी के केस में है। इसीलिए कहा गया है कि अगर आप कंपनी हैं तो ये वाले खर्चे भी आपके प्रीलिमिनरी बन जाएंगे। मेमोरेंडम बनवाने का, छपवाने का, कंपनी को स्टार्ट करने का जो आरओसी चार्ज आएगा वो, शेयर इशू करने का, अंडरराइटिंग कमीशन का, ब्रोकरेज का, या प्रिंटिंग की, ड्राफ्टिंग का, एडवर्टीजमेंट का, प्रोस्पेक्टस का, ये सारे खर्चे हम आपके प्रीलिमिनरी मान लेंगे अगर आप कंपनी हैं तो। ठीक है, बताइए कोई डाउट यहां तक किसी को? छोटी सी बात और समझिए, मैंने आपको यह बोला कि जो भी आपका एलिजिबल अमाउंट आएगा उसे हम आपको पूरा अलाउ कर देंगे एक ही बार में, फुल्ली अलाउड इन वन शॉट, फुल्ली अलाउड इन वन गो, या फिर अलाउड इन 5 इंस्टॉलमेंट। सर अलाउड इन 5 इंस्टॉलमेंट, इट इज नॉट अलाउड इन वन गो, ये वन गो में आपको नहीं मिलेगा।
बात आती है ये अमाउंट जो होगा एलिजिबल अमाउंट, ये कैसे निकलेगा? हाउ हाउ टू कैलकुलेट द एलिजिबल अमाउंट? इसके लिए लॉ आपको तरीका बता रहा है। लॉ कहता है देयर इज अ ओवरऑल लिमिट, देयर इज अ ओवरऑल लिमिट which you can claim as a deduction in respect of preliminary expenses. So the maximum aggregate amount of the qualifying expenses, तो ये जो अमाउंट है ना एलिजिबल, इसे मैं कहूंगा क्वालिफाइंग एक्सपेंसेस, क्वालिफाइंग एक्सपेंसेस। So the maximum amount of the qualifying expenses that can be amortized has been fixed। तो आप कितने खर्चे अमर्टाइज कर सकते हैं, इसकी लिमिट है। पहला, इन केस ऑफ अ कंपनी, तो अगर आप हैं कंपनी, तो 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर। तो 5% ले लीजिए अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का, 5% ही ले लीजिए अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड का, दोनों में से जो भी ज्यादा हो जाए उतना आप मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं, उतना आप मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं। अब मान लीजिए कंपनी बनी, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी ने बोला 1 लाख रुपए मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड है, 1 लाख रुपए मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो बताइए कंपनी मैक्सिमम कितना अमाउंट प्रीलिमिनरी में डाल सकती है? ओनली 5,000। इसका मतलब अब कंपनी ये नहीं कह सकती कि सर 1 लाख रुपए की कैपिटल से बिजनेस शुरू करूंगा लेकिन 90,000 रुपए के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्लेम कर लूंगा। नहीं, कंपनी ऐसा नहीं कह सकती। देयर इज अ मैक्सिमम लिमिटेशन विच इज इम्पोज्ड बाय 5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड और 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो जो भी ज्यादा हो उतना आप क्लेम कर लो 5%, उतना आप क्लेम कर लो 5%। लेकिन अगर आप नॉन कॉर्पोरेट हैं, अगर आप नॉन कॉर्पोरेट हैं मतलब आप कंपनी नहीं हैं, तो उस केस में 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है उसका 5% आप ले लीजिए मैक्सिमम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम का। एनी एक्सेस ऑफ द क्वालिफाइंग एक्सपेंस शैल बी इग्नोर। तो जो भी आपका एक्सेस अमाउंट होगा वो हम आपका इग्नोर कर देंगे, आपको 5% से ज्यादा की डिडक्शन नहीं देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब होगा यहां पर? तो यहां पर आपने देखा 5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब यहां पर लॉ ने बताया है कैपिटल एम्प्लॉयड मींस एग्रीगेट ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग on the last day of the previous year in which the business of the company commences। तो जब आपने अपना बिजनेस शुरू किया था, जब आपने अपना बिजनेस शुरू किया था उस साल के आखिरी दिन, उस साल के आखिरी दिन आपके पास कितनी शेयर कैपिटल थी, कितने डिबेंचर थे, कितने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थे, इन सबको जोड़ दीजिए, जो अमाउंट आएगा वो आपका कहलाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। यस आंचल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो अमाउंट यहां पर निकल कर आएगा उसे हम 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउ करेंगे, पे नहीं करेंगे, अलाउ करेंगे। पे थोड़ी करना है, पे तो हम कर चुके हैं, हम उसकी डिडक्शन देंगे आपको। ठीक है, आइएगा।
अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब क्या होगा। तो लॉ ने यहां पर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का भी मतलब बताया है। ये जो 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, इसका मतलब क्या होगा। सो द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज टोटल फिक्स्ड assets being land, building, leasehold, plant, machinery, furniture, fittings, railway sidings, which are shown in the books of the assessee as on the last day of the previous year in which the business of assessee commence। तो जब आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं या जब आपने अपना बिजनेस शुरू किया, उस साल के आखिरी में, उस साल के लास्ट डे पर 31 मार्च पर आपकी बैलेंस शीट में कितने फिक्स एसेट्स हैं, आपके पास लैंड कितना है, बिल्डिंग कितना है, लीज होल्ड कितना है, प्लांट कितना है, मशीन कितनी है, फर्नीचर फिटिंग्स कितने हैं, रेलवे साइडिंग्स कितनी है, ये सारी चीजें जोड़ी जाएंगी और जो इसका टोटल आएगा वो हम आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मानेंगे। तो क्या क्या जोड़ेंगे, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में ये सारी चीजें जोड़ दी जाएंगी, इसका जो टोटल आएगा वो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, हमने ये बोला कि हम आपको 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अलाउ कर देंगे। तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ा दूं तो मेरे को एलिजिबिलिटी भी बढ़ जाएगी मेरी। अगर मैं कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इन्फ्लेट कर दूं तो मेरी एलिजिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। यस, लॉ मेकर्स भी जानते हैं ये बात कि ऐसा आप कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि सर मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ज्यादा है तो मुझे ज्यादा की लिमिट दे दो, तो यहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट को बीच में डाल दिया गया है। लॉ सेज in case where the assessee is a person other than the company or a cooperative society, the deduction would be allowable only if the accounts of the assessee for the year or year in which the expenditure is incurred have been audited by the chartered accountant before the date specified in section 44AB, that is 1 month prior to the date of furnishing of ROI। तो अगर जिस ईयर में आप ये डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं या जिस ईयर में आपने खर्चे किए थे उसमें से किसी भी एक साल में अगर आपके खातों का ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कर दिया है तो ही हम आपको इसकी डिडक्शन देंगे, तो ही हम आपको इसकी डिडक्शन देंगे। लेकिन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली बात केवल वहीं पर एप्लीकेबल है जहां पर आप अदर देन कंपनी हैं, जहां पर आप अदर देन कंपनी हैं। तो मान लीजिए अगर आप कंपनी हो गए तो क्या फिर आपके ऊपर ये ऑडिट वाली बात आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। तो अगर आप कंपनी हो गए तो फिर आपको ऑडिट वाली बात आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये वाला पॉइंट केवल किस पर एप्लीकेबल है? वो पर्सन जो कंपनी नहीं है, अदर देन कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जो पर्सन कंपनी नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, मतलब इंडिविजुअल है, फर्म है, एलएलपी है, इस तरह का कोई भी पर्सन अगर है तो वो ये डिडक्शन केवल तभी क्लेम कर पाएगा जब वो अपने खातों का, अकाउंट्स का ऑडिट एक सीए से करवाकर आएगा और उस सीए ने ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल कर रखी हो इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट से 1 महीने पहले। आपको मालूम है जो आप ऑडिट रिपोर्ट फाइल करते हैं और जो आप आईटीआर फाइल करते हैं दोनों के बीच में अब 1 महीने का डिफरेंस होता है। आप शायद आर्टिकलशिप में जो होंगे उन्हें बात पता होगी, जो नहीं है मैं बता देता हूं। ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने में और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में अब 1 महीने का फर्क रखा गया है। लॉ कहता है कि कम से कम 1 महीना पहले
आपकी ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास आ जानी चाहिए। उसके बाद आप आईटीआर फाइल करिए, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आप ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर दोनों एक साथ भरा करते थे, अब ऐसा नहीं है। सरकार पहले आपसे ऑडिट रिपोर्ट मांगती है और फिर आपसे आईटीआर मांगती है। तो इसलिए यहां लिखा है कि आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बिफोर द डेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 44AB, दैट इज 1 month प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ आरओआई, तो आरओआई के भरने से 1 महीना पहले हमें ऑडिट रिपोर्ट दे दी हो। स्पेशल नोट देखिएगा, no deduction shall be allowed in respect of the above expenditure under any other section of this act। तो अगर आपने किसी खर्चे को एज ए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इस वाले सेक्शन में क्लेम कर लिया, तो उस खर्चे की जिसे आपने यहां पर प्रीलिमिनरी में क्लेम किया, उस खर्चे की हम किसी और सेक्शन में इस पूरे इनकम टैक्स एक्ट में किसी और सेक्शन में आपको उसकी डिडक्शन नहीं देंगे। अगेन सेम वही बात है, एक ही खर्चे को, एक ही एक्सपेंस को आप दो जगह थोड़ी क्लेम कर सकते हो कि मैं उसे प्रीलिमिनरी में भी क्लेम कर लूं और मैं उसे फिर कहीं और जाकर भी क्लेम कर लूं। नो, जो खर्चा एक बार यहां क्लेम हो गया, उस खर्चे के नाम पर कहीं और कोई डिडक्शन, कोई बेनिफिट, कोई अलाउंसेस आपको नहीं दिए जाएंगे। बताइए, यहां तक कोई डाउट है आपको? बताइएगा स्टूडेंट्स, इज देयर एनी डाउट? आइएगा एक छोटा सा सेक्शन और करते हैं। amortization of expenditure incurred under voluntary retirement scheme। तो अगर आप वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के लिए कोई खर्चा बना रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉय को वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम देते हैं, मतलब उनको बोलते हैं आपका अगर कभी मन करे आप छोड़ के जाना चाहें तो आप छोड़ के चले जाइएगा। उसके लिए आपने एक प्रोविजन बनाया, खर्चा बनाया, या आपने कोई खर्चा किया, एक्चुअली में किया। कोई एम्प्लॉय था, वो बोला जी मैं आपकी कंपनी छोड़ के जाना चाहता हूं, मैं वीआरएस लेना चाहता हूं, वॉलेंट्री रिटायरमेंट। तो आपने बोला ठीक है, जा रहे हो, ये हम आपको कुछ पेमेंट कर रहे हैं वीआरएस की। तो जब भी कोई एम्प्लॉय वीआरएस लेता है, एम्प्लॉयर एक बहुत बड़ी रकम उसको पे करता है छोड़कर जाने के लिए। तो वो जो अमाउंट होगा, क्या वो अमाउंट मुझे एज ए एक्सपेंडिचर अलाउ कर दिया जाएगा या नहीं, ये बात आपको सेक्शन 35 DDA बताएगा। मैं नहीं बताऊंगा, सेक्शन 35 DDA बताएगा कि क्या ये खर्चा आपको अलाउ होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा। देखिएगा, दिस सेक्शन अप्लाइज टू एन SSC हु हैज इंकर्ड expenditure in any previous year in the form of the payment to any employee in connection with the voluntary retirement in accordance with any scheme or scheme of voluntary retirement। तो अगर कोई एम्प्लॉय वीआरएस लेके जाएगा और जब आप उसे पेमेंट देंगे, तो वो जो पेमेंट आप उसे दे रहे हैं दैट इज योर एक्सपेंडिचर। अब ये एक्सपेंडिचर अलाउ होगा या नहीं होगा, ये आपको लॉ में देखना है। लॉ क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउएबल इज 1/5 ऑफ द अमाउंट पेड फॉर दैट प्रीवियस ईयर एंड द बैलेंस इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट इन 4 इमीडिएटली सक्सीडिंग द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि जो भी आप वीआरएस में पैसा पे करेंगे, उसका 1/5 आपको उस साल दे देंगे
और हर साल आपको 1/5 1/5 1/5 1/5 करके 5 सालों तक हम आपको डिडक्शंस देंगे। हम पूरा खर्चा एक ही बार में अलाउ नहीं करेंगे। वी विल अलाउ द एक्सपेंडिचर इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। और पहला साल कहां से शुरू होगा? जिस साल आपने खर्चा किया है। तो जिस साल खर्चा करोगे वहां 1/5 की डिडक्शन है, जब अगला साल आएगा तो फिर 1/5, ऐसे करके 5 सालों तक 1/5 आप करते रहेंगे। एंड सेम अगेन वही रिपीटेशन है। जिस खर्चे को आप यहां क्लेम कर लेंगे उसकी हम डिडक्शन आपको किसी और सेक्शन में कहीं और नहीं देंगे। तो नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव एक्सपेंडिचर अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो जो खर्चा यहां आ गया वो कहीं और नहीं जाएगा। बताइए कोई डाउट यहां तक? इसमें बस आपको अंडरलाइन करनी है एक ही बात, 1/5 आपको पहले साल देंगे, बाकी 1/5 आपको अगले साल देंगे, फिर 1/5 आपको अगले साल देंगे, और ऐसे करते 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 5 सालों तक हम आपको डिडक्शन कंप्लीट दे देंगे। आपको याद है हम कहां पर चल रहे हैं पीजीबीपी के चैप्टर में? एग्जैक्टली हम कहां पर घूम रहे हैं? आइए मैं आपको दिखाता हूं कि हम हैं कहां पर, क्योंकि बहुत दिन हो गए पीजीबीपी स्टार्ट हुए, कहीं आपको लगने लगे कि सर हम कहीं भटक गए हैं क्या? नहीं। ये देखिए मैंने आपको जर्नी दिखाई थी पीजीबीपी की, कि पहले मैं आपको सेक्शंस पढ़वाऊंगा जिसमें मैं ये पढ़ाऊंगा कि कौन से सेक्शन में कौन सी डिडक्शन है। मैं पहले आपको ये पढ़ाऊंगा कौन से सेक्शन में कौन सी डिडक्शन है। तो हमने सेक्शन 30 पढ़ा, कोई मुझे बता सकता है हमने सेक्शन 30 में क्या पढ़ा था? जल्दी से, सेक्शन 30 में हमने क्या पढ़ा था अगर आपको याद हो तो? रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। 31 हमने क्या पढ़ा था? 31 में हमने क्या पढ़ा था? इंश्योरेंस। बिल्कुल सही जवाब है, इंश्योरेंस पढ़ा था। रिपेयर्स पढ़ी थी। 32 हमने क्या किस चीज का पढ़ा था? 32 में हमने क्या सीखा? 32 में हमने क्या सीखा? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन में हमने नॉर्मल डेप्रीसिएशन भी सीखा, एडिशनल डेप्रीसिएशन भी सीखा। फिर हम पहुंच गए सेक्शन 33 पर। तो 33 में हमने क्या सीखा? क्या हमने 33 देखा था या 33 नहीं था? बोलिए, क्या हमने 33 देखा था? मुझे याद नहीं है ऑनेस्टली। 33 क्या हमारा कोई सेक्शन था? बुक देख लीजिए, पेजेस फ्लिप करने चाहें तो आप कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि हमने 33 में कुछ पढ़ा होगा, मुझे तो नहीं लगता। 34 हमने पढ़ा, मुझे नहीं लगता कि हमने 34 पढ़ा होगा। 35 हमने पढ़ा, 35 पढ़ा था हमने, बताइए। यस, साइंटिफिक रिसर्च पढ़ी थी हमने। फिर 35 एडी हमने पढ़ा। 35 एडी में हमने टैक्स इंसेंटिव वाली बातें पढ़ी। फिर हमने 35 डी पढ़ा जिसमें हमने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पढ़े। फिर हमने 35 डी ए पढ़ा जिसमें हमने ये वीआरएस वाला खर्चा पढ़ा। तो अब हम 35 तक पहुंच चुके हैं। अब हम 35 तक पहुंच चुके हैं। तो बताइए कौन से दो सेक्शन हैं जो अब रह गए हैं हमारे? कौन से दो सेक्शन हैं जो अब रह गए हैं हमारे? एक सेक्शन 36 और एक सेक्शन 37। ये दो सेक्शन हैं जो मैं आपको आज करवा रहा हूं। आइएगा मेरे साथ, इसी के नेक्स्ट पेज पर हैं जहां से हम अभी छोड़ के आए हैं। इसी के नेक्स्ट पेज पर है सेक्शन 36। इट टॉक्स अबाउट अदर डिडक्शंस। ये कहता है अदर डिडक्शंस के बारे में। अदर डिडक्शंस मतलब कुछ मिसलेनियस डिडक्शंस आपके सामने आएंगी, छोटी छोटी अलग अलग डिडक्शंस हैं जिसको उठाकर रख दिया गया है सेक्शन 36 के अंदर। सेक्शन 36 सबसे पहली डिडक्शन
इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, मुझे बताइए अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो क्या आपको डिडक्शन मिलनी चाहिए पीजीबीपी में या नहीं मिलनी चाहिए? अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो क्या आपको डिडक्शन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। सर ये डिपेंड करता है कि वो किसका है। अगर वो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ का इंश्योरेंस है तो हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे, क्योंकि वो तो आपका अपना पर्सनल खर्चा है। लेकिन अगर यही आपका स्टॉक का इंश्योरेंस है, आपके माल का इंश्योरेंस है, आपके एम्प्लॉय का इंश्योरेंस है, आपकी एसेट का इंश्योरेंस है, तो हम आपको अलाउ कर देंगे, क्योंकि वो फिर आपका बिजनेस खर्चा है। So insurance policy has been taken out against the risk and damage or destruction of the stock, store of the business or profession. The premium paid is deductible. हम आपको उसकी डिडक्शन दे देंगे। But the premium in respect of any insurance undertaking for any other purpose is not allowed under this clause. तो अगर आपने इसके अलावा किसी और चीज का इंश्योरेंस लिया है तो हम आपको इस क्लॉज में उसकी डिडक्शन नहीं देंगे। ठीक है, बताइए अगर मैं बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाऊंगा तो क्या मैं सेक्शन 36 में डिडक्शन ले सकता हूं? क्या मैं बिल्डिंग के इंश्योरेंस की डिडक्शन सेक्शन 36 में ले सकता हूं? यस और नो, जल्दी से जवाब दीजिए। तो फिर कहां मिलेगी उसकी डिडक्शन? सही आंसर है चंचल आपका, मैं उसकी डिडक्शन नहीं ले सकता यहां। बट यहां नहीं लूंगा तो कहां लूंगा फिर? सेक्शन 31 में मैं डिडक्शन वहां पर लूंगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक सेक्शन है बिल्डिंग के लिए जहां पर हमने इंश्योरेंस समझा था। दूसरा पॉइंट पढ़िएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय मिल्क फेडरल एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये क्या करती हैं? अपने यहां गाय भैंस पाल लेती हैं, उनसे दूध निकाला जाता है, दूध से फिर आइटमें बना बनाकर बेचा जाता है मार्केट में। अब इन लोगों के लिए मेन क्या है? गाय भैंस। अब उनके पास कोई मशीनें तो है नहीं है सच, उनके पास कोई बिल्डिंगें तो है नहीं है सच, ये इन बेचारी गाय भैंसों का इंश्योरेंस करवा लेती हैं कंपनियां। जैसे मान लीजिए आपकी एक कंपनी है, आपने सुनी होगी अमूल, अमूल के पास मान लीजिए अपनी गाय भैंसे हैं और वो गाय भैंसों का ही इंश्योरेंस अगर करवा ले तो क्या होगा? प्रीमियम की डिडक्शन मिल जानी चाहिए अमूल को या नहीं मिलनी चाहिए? मिल जानी चाहिए सर। उसके लिए तो बेचारी वो गाय भैंसे ही बिजनेस है उसका, तो ऐसे में डिडक्शन दे देंगे। नहीं, आज हम 36 तक करेंगे। आंचल पूछ रहे हैं सर आज 37 तक का करवाओगे या जस्ट जस्ट आगे का पता नहीं क्या लिखा है आपने। चलिए, सो डिडक्शन इज अलाउड in respect of the amount of premium paid by a federal milk cooperative society to effect to keep in force an insurance of the life of cattle owned by member of the cooperative society being primary society engaged in the supply of milk raised by member to such federal milk cooperative society। पूरे पैराग्राफ का सिंपल मैसेज है, अगर आप अपने जानवरों का मतलब गाय भैंसों का इंश्योरेंस करवाते हैं तो जो प्रीमियम आप पे करेंगे उसकी हम आपको डिडक्शन दे देंगे। द डिडक्शन इज एडमिसिबल विदाउट एनी मॉनेटरी और अदर लिमिट। कोई लिमिट नहीं होगी, कोई कंडीशन नहीं होगी, आपने अपने गाय भैंसों का इंश्योरेंस करवाया, आपको डिडक्शन दे देंगे। ठीक है, बताइए आप अपने एम्प्लॉय की हेल्थ का इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपको डिडक्शन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? एम्प्लॉय की हेल्थ, एम्प्लॉय की हेल्थ
मिलनी चाहिए, मिल गई। सेक्शन 36 में लिखा है प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ द एम्प्लॉई। सो प्रीमियम पेड बाय हिम बाय एनी मोड ऑफ पेमेंट अदर देन कैश। कंडीशन है दोस्तों यहां पर कैश पे नहीं करना है आपको। आप पॉलिसी खरीदिए, बैंक से पेमेंट करिए, क्रेडिट कार्ड से करिए, यूपीआई करिए, एनईएफटी करिए, आरटीजीएस करिए, जो करना है करिए, कैश मत पे करिए। प्रीमियम जब आप लें, प्रीमियम जब आप दें इंश्योरेंस कंपनी को, तो कैश के अलावा आप कैसे भी प्रीमियम दे दीजिए, हमें कोई आफत नहीं है। टू इफेक्ट टू कीप इन फोर्स द इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय in accordance with the scheme framed by General Insurance Corporation of India or by any other insurer approved by IRDA। तो जो IRDA में अप्रूव्ड कंपनी है जो इंश्योरेंस बेच सकती हैं, अगर आप उनसे इंश्योरेंस खरीदते हैं, प्रीमियम पे करते हैं, एम्प्लॉय की हेल्थ का इंश्योरेंस आप प्रीमियम पे करते हैं, तो आपको सेक्शन 36 के तहत इनकम टैक्स में डिडक्शन दे दी जाएगी। बताइए, आप अपने एम्प्लॉय को बोनस और कमीशन पे करेंगे, डिडक्शन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। सेक्शन लिखा है 36, बोनस एंड कमीशन। दीज आर द डिडक्टेबल इन फुल प्रोवाइडेड अ सम पेड टू एम्प्लॉय एज बोनस और कमीशन शेल नॉट बी पेबल। हाँ, ये बात एक याद आ गई मुझे। यहां लिखा है बोनस और कमीशन पेबल नहीं होना चाहिए। बोनस और कमीशन तभी मिलेगा जब वो पेड हो गया हो। ये बात कहां लिखी थी? ये बात कहां लिखी थी? ये बात कहीं लिखी थी। कहां पर? कि बोनस और कमीशन पेबल नहीं होना चाहिए। बताइए कहां पर पढ़ के आए थे हम? सर हमने एक सेक्शन पढ़ा था, सर्टेन sums or expenses are not allowed if they are not actually paid। बिल्कुल सही है, admissible deductions on actual payment basis। तो ये बात तो वहां पर भी लिखी है कि बोनस और कमीशन अगर पेबल होगा तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे to them as a profit or dividend if it has not been paid or bonus or commission। तो सिंपल सी बात है, बोनस कमीशन की हम आपको डिडक्शन दे देंगे अगर वो पेड हो गए होंगे तो ही। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, आपने लोन लिया, लोन पर इंटरेस्ट दोगे तो उस इंटरेस्ट की भी हम आपको डिडक्शन देंगे। ये बात कहां लिखी है? सेक्शन 36 में लिखी है। Deduction of interest is allowed in respect of capital borrowed for the purpose of business or profession in the computation of income under the head PGBP। तो जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे बोरोड कैपिटल पर, उसकी भी हम आपको डिडक्शन देंगे, पीजीबीपी में ही देंगे, एज पर सेक्शन 36 देंगे। एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा इसकी, ये मैं पहले भी आपको पढ़वा चुका हूं, दोबारा से बता रहा हूं। Section explanation 8 of section 43(1) clarifies that interest relatable to a period after the asset is first put to use cannot be capitalized। तो जिस दिन आप अपनी असेट को कैपिटलाइज कर देंगे उस दिन के बाद का जिस दिन आप अपनी एसेट को पुट टू यूज कर लेंगे उस दिन के बाद का जितना भी इंटरेस्ट होगा वो आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे, उसे आपको चार्ज करना होगा P&L अकाउंट में, इनकम टैक्स में उसे खर्चा दिखाना होगा। लेकिन जो पुट टू यूज तक का खर्चा है, पुट टू यूज तक का इंटरेस्ट है, वो आपकी एसेट में कैपिटलाइज कर दिया जाएगा। तो ये कहता है इंटरेस्ट रिलेटेबल टू पीरियड आफ्टर द एसेट इज फर्स्ट टू यूज कैन नॉट बी कैपिटलाइज। Interest in respect of capital borrowed for any period from the date of borrowing to the date in which asset was first to put to use therefore be capitalized। तो जब आपने लोन लिया,
जब तक वो एसेट फर्स्ट पुट टू यूज हो गई, तो जब आपने लोन लिया और जब तक वो एसेट पुट टू यूज हो गई, वहां तक का जितना भी इंटरेस्ट होगा वो आप कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अ प्रोप्राइटर, क्या प्रोप्राइटर अपने आप की ही कैपिटल पर इंटरेस्ट पे कर सकता है? क्या प्रोप्राइटर अपने आप की ही कैपिटल पर अपने आप को ही इंटरेस्ट पे कर सकता है? बोलिए। नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बताइए क्यों नहीं कर सकता? सर इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो तो बेचारा अपने बिजनेस में जो कमाएगा वो तो प्रॉफिट की तरह से कमाएगा ना। एक आदमी अपने ही बिजनेस से अपना प्रॉफिट थोड़ी ले पाएगा, इंटरेस्ट थोड़ी ले पाएगा, सैलरी थोड़ी ले पाएगा, रेंट थोड़ी ले सकता है वो अपने आप को ही। तो ये तो बड़ा जनरल सा रूल है। एक प्रोप्राइटर अपने ही कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दे सकता, अपनी ही बिल्डिंग का रेंट नहीं दे सकता, अपने आप को ही एक एम्प्लॉय मानते हुए सैलरी नहीं दे सकता, और इसी तरह से वो अपने आप को कोई पेमेंट नहीं कर सकता। वो जब भी कोई पेमेंट करेगा तो वो या तो ड्राइंग्स है या वो प्रॉफिट का विड्रॉल्स है, या तो वो ड्राइंग्स है या प्रॉफिट का विड्रॉल है। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अ प्रोप्राइटर इज नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड, तो वो हम आपको यहां पर अलाउ नहीं करेंगे। कभी आपने जीरो कूपन बॉन्ड सुने हैं? क्या आपने कभी जीरो कूपन बॉन्ड सुने हैं? यस, क्या होते हैं बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब है, परचेज इन लो प्राइस। कंपनी क्या कहती हैं लोगों को कि आप हमसे ये बॉन्ड खरीद लो 100 रुपए वाला, 5 साल बाद हम आपको 100 रुपए वापस करेंगे। लोग कहते हैं हम ऐसा क्यों करें, आप हमें 100 रुपए वाला बॉन्ड बेच रहे हो और 5 साल बाद भी आप हमें 100 ही रुपए दोगे, हम आपको पैसा क्यों दें? तो कंपनी कहती है आज हम ये बॉन्ड आपको 100 रुपए में नहीं बेच रहे, आज ये बॉन्ड हम आपको 80 रुपए में बेच रहे हैं। 100 वाला बॉन्ड हम आपको 80 में बेच रहे हैं। इसका मतलब मैं आज आपको डिस्काउंट दे रहा हूं। मान लीजिए कि 20, अगले 5 साल की आपकी यही इनकम है 20 रुपए, तो 5 साल बाद हमसे आप हमसे 100 रुपए वापस ले जाना, 80 डालोगे 100 रुपए वापस मिलेंगे। तो ये जो 20 रुपए का मैंने डिस्काउंट दिया है ना आपको, ये जो 20 रुपए का डिस्काउंट मैंने दिया, ये 5 साल बाद दिया या आज दिया? ये डिस्काउंट मैंने आपको 5 साल बाद दिया या आज दिया? आज दिया। बताइए ये मेरा खर्चा है या नहीं है? इज दिस माई एक्सपेंस और नॉट? यस और नो? यस। बताइए इनकम टैक्स में अलाउ होगा या नहीं होगा? लॉजिकली तो सर होना चाहिए। देखिए है, लेकिन कैसे अलाउ है इसका तरीका बताया इनकम टैक्स ने। ये कहता है ये 20 रुपए डिस्काउंट क्या एक ही साल का है? नहीं, इट इज रिलेटेड टू 5 years। तो क्या करिए, हर साल, हर साल 4-4 रुपए का डिस्काउंट P&L में डालते रहिए। मतलब इनकम टैक्स में क्या करिए, आप हर साल 4-4 रुपए का डिस्काउंट या डिडक्शन क्लेम कर लीजिए। डिडक्शन ऑफ द डिस्काउंट ऑन ZCB, जीरो कूपन बॉन्ड, on pro rata basis having regard to the period of life shall be allowed, shall be allowed as deduction।
सुनिएगा एक और पॉइंट, हमने सैलरी का चैप्टर पढ़ा था, सैलरी के चैप्टर में हमने प्रोविडेंट फंड पढ़ा था, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। हमने वहां पर ऐसे दो तीर बनाए थे, एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन बनाया था, एक हमने बनाया था एम्प्लॉय का। बताइए जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या वो एम्प्लॉयर के लिए खर्चा है? जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय द्वारा दिया गया है अपने प्रोविडेंट फंड में, क्या वो एम्प्लॉयर का खर्चा है? नहीं सर। लेकिन जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है आपके प्रोविडेंट फंड में, अपना पैसा डाला है, इज दिस द एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉयर और नॉट? क्या ये एम्प्लॉयर का खर्चा है? यस। बताइए क्या इस खर्चे की इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? कैसे मिलेगी, कितनी मिलेगी? सेक्शन 36 इसके बारे में बातें करता है। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट एंड अदर फंड्स, सो एनी कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड और approved gratuity fund are allowable subject to the following condition। पहली कंडीशन सुनिए, द ग्रेचुटी फंड शुड बी सेटल्ड अपॉन अ ट्रस्ट, ये जो ग्रेचुटी फंड है वो ट्रस्ट पर सेटल हो जाएगा। द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड शुड बी पीरियोडिकल पेमेंट नॉट ऑन एडहॉक बेसिस, ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन जाएगा ये रेगुलर बेसिस पर जाए, चाहे मंथली जाए, चाहे क्वार्टरली जाए, चाहे हाफ ईयरली जाए, चाहे ईयरली जाए, लेकिन रेगुलर जाए। ऐसा नहीं कि जब एम्प्लॉयर का मन करता है वो पैसे डाल देता है और जब मन नहीं करता नहीं डालता। रेगुलर हो, चाहे मंथली हो, चाहे वीकली हो, चाहे 6 महीने में हो, चाहे 1 साल में हो, लेकिन रेगुलर बेसिस पर हो। जब मन करता है तब डाल दिया जाता है तो आपको डिडक्शन नहीं देंगे। एंड लास्ट, द ग्रेचुटी फंड शुड बी एक्सक्लूसिव फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉई, ये जो फंड बनाए गए हैं ये केवल और केवल एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए ही बनाए गए हों। तो अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे तो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा उसको हम खर्चा मान लेंगे सेक्शन 36 के हिसाब से और उसकी हम आपको डिडक्शन दे देंगे। चल सकते हैं आगे। इस वाले पॉइंट को आप होल्ड रखिएगा, ये मैं आपको करवाऊंगा आफ्टर डिडक्शन चैप्टर। तो हम एक चैप्टर पढ़ेंगे डिडक्शंस, वहां पर मैं आपको वापस लेके आऊंगा और फिर इस पॉइंट को पढ़ाऊंगा। एक काम करिएगा, आप बुक में जाइए, आप अपने डिडक्शन का चैप्टर ढूंढिए। डिडक्शन के चैप्टर में एक सेक्शन मिलेगा आपको ATCCD, ATCCD, वहां पर मिल गया तो मुझे बताइए कौन से पेज पर है। मेरे पास बुक नहीं है अभी, इसलिए आप बताइएगा कौन से पेज पर है। डिडक्शन का चैप्टर सेक्शन ATCCD पेज नंबर 249। तो पेज नंबर 249 पर लिखिएगा, इस सेक्शन के सामने रेफर पेज, जो हमारा ये वाला पेज है 149। इसका रीजन बताता हूं ऐसा क्यों मैंने लिखवाया है। हो सकता है हम भूल जाएं, जब हम डिडक्शन के चैप्टर में पहुंचे तो हो सकता है हम ये भूल जाएं कि हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था। तो वहां पर मैं लिंक करवाऊंगा कि पीजीबीपी में इसका ये इंपैक्ट है और डिडक्शन में इसका ये लिंकिंग है।
तो इसको हम पढ़ेंगे जब डिडक्शंस का चैप्टर कर रहे होंगे। आइए अब मैं आपसे बात करने वाला हूं बहुत इंटरेस्टिंग वाले पॉइंट की। अब तक बोरियत वाले पॉइंट थे, अब थोड़े से इंटरेस्टिंग पॉइंट आएंगे, इनको समझते हैं। बेड डेट, क्या होते हैं बेड डेट, बताइए। सर बच्चा भी जानता है बेड डेट क्या होते हैं, जो पैसा आपका डूब जाता है। डेटर विच कुड नॉट रियलाइज्ड, सर वो डेटर जो रियलाइज नहीं हो पाए हैं वो बेड डेट है। बताइए आप P&L अकाउंट में यहां डालते हैं टू बेड डेट, आपका पैसा डूब गया, इनकम टैक्स वाले क्या इस बेड डेट को खर्चा मानते हुए आपको डिडक्शन दे देंगे या वो इस पर कोई ऑब्जेक्शन उठाएंगे? जो पैसा आपका डूब गया, क्या इनकम टैक्स वाले इस खर्चे को खर्चा मानते हुए आपको डिडक्शन दे देंगे या इस पर कोई ऑब्जेक्शन उठाया जाएगा? बोलिए। कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जाएगा। इनकम टैक्स वाले कहते हैं अगर आपको बेड डेट हुए हैं तो आप डिडक्शन ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत कहां पर आती है? दिक्कत तो यहां आती है। चिंटू बचपन में सीख के आया था प्रोविजन फॉर बेड डेट। चिंटू ने बचपन में सीखा था प्रोविजन फॉर बेड डेट। एंट्री क्या डाली थी इसने? इसने एंट्री डाली थी बेड डेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेड डेट। इस प्रोविजन को उसने कहां पर डाल दिया था? लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। और इसको इसने कहां डाल दिया था? P&L अकाउंट डेबिट साइड, है ना। बताइए अब इनकम टैक्स वालों को कोई ऐतराज है इस बात से या नहीं? क्या अब इनकम टैक्स वालों को इस बात से कोई ऐतराज है? द आंसर इज यस। इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि साहब अगर आपको डेप्रीसिएशन का खर्चा माइनस करना ही है तो सॉरी बेड डेट का खर्चा अगर आपको माइनस करना ही है तो पहले बेड डेट करवाइए, पहले बेड डेट करवाइए। जब एक्चुअली में आपको बेड डेट होगा, जब एक्चुअली में आपको बेड डेट होगा तब हम उसे खर्चा मानेंगे। केवल आपका प्रोविजन बना देने से वो खर्चा नहीं माना जाएगा। बनाने को तो आप सारे के सारे डेटर्स का प्रोविजन बना देंगे और बाद में बोलेंगे जी मेरे तो प्रॉफिट खत्म हो गए क्योंकि मैंने प्रोविजन बना दिया। तो लॉ सेज, इनकम टैक्स सेज, अगर आपने बेड डेट के प्रोविजन बनाए हैं तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। जब एक्चुअली में ये बेड डेट हो जाएगा, जब एक्चुअली में ये बेड डेट हो जाएगा तब हम आपको बेड डेट की डिडक्शन दे देंगे। तो जब एक्चुअली में बेड डेट होगा इनकम टैक्स आपको तब अलाउ करेगा। सेक्शन 36 कहता है बेड डेट के बारे में, दीज कैन बी द डिडक्टेड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। बेड डेट हम आपको अलाउ कर देंगे अगर आप ये शर्तें पूरी करते हैं। पहला, द डेट और लोन शुड बी इन रेस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस which was carried on by the assessee during the relevant previous year। जो बेड डेट हुआ है वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो। ऐसा ना हो आपने बिजनेस के अलावा अपने दोस्त को पर्सनल कैपेसिटी में एक लोन दे रखा था, अब वो दोस्त आपको पैसे नहीं दे रहा और आप उसे खर्चा डाल दे बिजनेस में, ये कहते हुए कि मेरे दोस्त ने मुझे पैसे नहीं दिए। तो ऐसा नहीं करना है। केवल वही लोन, केवल वही अमाउंट जो आपके बिजनेस से रिलेटेड था, अगर वो डूब गया है तो ही हम आपको डिडक्शन देंगे। अगर आपके पर्सनल दोस्ती का कोई पैसा डूब गया है, रिश्तेदारी का कोई पैसा डूब गया है, दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है। और एक मजे की बात, और एक और मजे की बात है,
आपका बेड डेट क्या होता है बताइए? आपका जो बेड डेट होता है वो क्या चीज होती है जो बेड डेट हो जाती है? वो क्या चीज होती है जो बेड डेट हो जाती है? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं। यस, आ गया आंसर, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सर मेरे वो डेटर जो मुझे पैसा नहीं देते वो बेड डेट हो जाते हैं। अच्छा, डेटर किससे बनता है? डेटर किससे बनता है? थोड़ा पीछे चलने की कोशिश करते हैं, जोड़ते हैं चीजों को। डेटर बनाया किससे जाता है? सेल से। सेल से क्या आती है? सेल से क्या आती है? इनकम। इनकम पर क्या लगता है? इनकम टैक्स। आप ये कहानी समझ गए? इसका मतलब एक बात समझिए, इसका मतलब एक बात समझिए, कोई ऐसा अमाउंट, कोई ऐसा अमाउंट जिस पर आपने, जिस अमाउंट को आपने कभी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं लाए, जिस अमाउंट को आप कभी भी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं लाए और वो आपका बेड डेट हो गया, तो क्या इनकम टैक्स वाले उसका बेनिफिट आपको देंगे? लॉजिकली नहीं देंगे। इनकम टैक्स कहता है साहब, जब ये डेटर बना था तो वो सेल ही आपने इनकम टैक्स के दायरे में ली ही नहीं थी। जब ये डेटर बना था तो वो जिस सेल से डेटर बना था वो सेल ही आप छुपा गए थे इनकम टैक्स वालों से। वो सेल आपने इनकम टैक्स वालों को बताई ही नहीं थी। तो अगर आज ये पैसा आपका डूब गया तो समझ लीजिए डेटर भी आपका डूब गया, इनकम टैक्स वाले उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं देंगे। तो इनकम टैक्स वाले केवल उसी सेल की डेटर का बेड डेट अलाउ करेंगे जो सेल आपने कभी उन्हें दिखा रखी होगी। जो सेल आपने छुपा ली थी उस सेल का जो डेटर था, अगर वो बेड डेट हो गया तो इनकम टैक्स आपको उस बेड डेट की कोई डिडक्शन, कोई बेनिफिट आपको नहीं देंगे। देखिए, द डेट शुड हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट, ये जो डेट है वो आपका पहले का भी अकाउंट में आ चुका हो इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द एसएससी ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच डेट इज रिटर्न ऑफ और इन एन अर्लियर प्रीवियस ईयर। तो ये जो डेटर आपका बेड डेट हुआ है, ये डेटर की जो सेल है वो कभी ना कभी इनकम टैक्स में आ चुकी हो, चाहे सेम ईयर में आ चुकी हो, चाहे पीछे के किसी भी ईयर में आ चुकी हो, लेकिन इनकम टैक्स में आ चुकी हो। लॉ ऐसा पता है क्यों कह रहा है? लॉ ये कह रहा है कि जब ये आपको बेड डेट हुआ था तो कभी आपने हमें कभी आपने हमें इस पे इनकम टैक्स भी तो दिया ही होगा ना भाई। कभी आपने डेटर बनाया होगा, सेल बनाई होगी, इनकम बनाई होगी। तो जब आपने हमें कभी बेनिफिट दिया था तभी तो हम आपको आज इसका लॉस अलाउ करें। एक तरफ आप कह रहे हो कि मैंने कभी आपको बेनिफिट दिया ही नहीं था और दूसरी तरफ हम आपको लॉस अलाउ कर दें, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? अगर आप हमें बेनिफिट दोगे तभी तो हम उसके अगेंस्ट आपको डिडक्शन देंगे। आपने सेल तो दिखाई नहीं हमें और कह रहे हो जी बेड डेट हो गया। जब सेल ही नहीं तो फिर बेड डेट किस बात का? तो it has been written off in the earlier previous year or should be represent money lent by assessee in lieu of ordinary course of the business of banking or money lending। तो अगर आप बैंकिंग का बिजनेस करते हैं और आपसे लोग उधार मांग के ले गए हैं, वो पैसा नहीं दे रहे हैं, दिस इज योर बेड डेट, आप क्लेम कर सकते हैं। लिखिएगा यहां पर, लिखिएगा नोट 7 वाले पेज पर, नो डिडक्शन shall be allowed in respect of provision for bad debt
अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो अगर आप प्रोविजन बनाएंगे तो साहब हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे, जितना भी आपका प्रोविजन बनेगा उतने की हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। मींस द डिडक्शन on account of bad debt is allowed only when the debtor become bad debt। तो जब ये बैड हो जाएगा तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। क्लियर है मैं यहां तक? एनी डाउट, कंफ्यूजन, क्वेरी? आइएगा नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंस ऑन फैमिली प्लानिंग बाय अ कंपनी। तो अगर कोई कंपनी फैमिली प्लानिंग करने का काम करती है, फैमिली प्लानिंग के लिए कोई एक्सपेंस इंकर करती हैं, तो जो एक्सपेंस वो फैमिली प्लानिंग पर खर्च करेगी, फैमिली प्लानिंग करने पर जो खर्च करेगी, वो खर्चा भी आपका अलाउ कर देंगे सेक्शन 36 में। एनी एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर बोनाफाइड इंकर्ड बाय द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंगस्ट इट्स एम्प्लॉई will be allowed as a deduction in computing the company's business income। इस पूरी लाइन को पढ़ने के बाद आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि फैमिली प्लानिंग पर जो खर्चा किया जाएगा उसकी डिडक्शन केवल किसे दी जाएगी? कंपनी को। इसका मतलब ये डिडक्शन अदर देन कंपनीज के लिए नहीं बनाई गई है। लिखिएगा यहां पर, दिस डिडक्शन इज, अच्छा लिखा हुआ है, मत लिखिए, मैंने लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पॉइंट में लिखा है दिस डिडक्शन इज अलाउएबल ओनली टू द कंपनी। तो केवल कंपनी होगी तो ही अलाउ करेंगे, किसी और को अलाउ नहीं करेंगे। इंस्टीट्यूट आपको कहां घुमाता है मैं बताता हूं। क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेगा, मिस्टर हरी इज द सोल प्रोप्राइटर, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में डालेगा एक्सपेंस ऑन प्रमोटिंग द फैमिली प्लानिंग। बच्चा क्या सोच के जाता है कि एक्सपेंस ऑन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग तो अलाउड होता है, नॉर्मल है खर्चा, कोई दिक्कत नहीं है, इग्नोर कर दो। लेकिन यहां पर लॉ मेकर ने लिखा है कि दिस एक्सपेंस इज अलाउड ओनली टू द कंपनीज नॉट टू एनी अदर। तो यहां पर आपको डिसअलाउ करना है। तो इन बातों का भी आप खास ध्यान रखें कि कौन सा खर्चा किसे अलाउड है, उसके हिसाब से स्टार्टिंग से क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलें ताकि वो बात आपके दिमाग में रहे। देखिएगा, सो वेयर द एक्सपेंडिचर इज ऑफ द कैपिटल नेचर, तो जहां पर आपका खर्चा कैपिटल नेचर का होता है, 1/5 ऑफ सच एक्सपेंडिचर विल बी डिडक्टेड इन द प्रीवियस ईयर एंड बैलेंस एंड ईच ऑफ द 4 इमीडिएटली सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर, और जो बाकी बैलेंस रह जाता है वो अगले 4 सालों में आपको दिया जाता है। और जो आपका रेवेन्यू नेचर का है वो आपको पूरा अलाउ कर देते हैं। तो यहां लिखिएगा फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। अगर ये रेवेन्यू नेचर का है
तो ये पूरा अलाउ हो जाएगा। और अगर ये कैपिटल नेचर का खर्चा है तो 1/5 ऑफ एक्सपेंस अलाउड इन फर्स्ट ईयर एंड 1/5 इन नेक्स्ट 4 ईयर। मीन्स अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो क्या मतलब है, 5 सालों तक आपको 1/5 तक की डिडक्शन देते रहेंगे। 5 सालों तक आपको 1/5 अमाउंट की डिडक्शन देते रहेंगे। चल सकते हैं आगे। एक और पॉइंट समझिए। द assessee would be entitled to carry forward and set off the unabsorbed part of the allowances in the same way as unabsorbed depreciation। तो अगर मान लीजिए आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है जिससे कि आप इस फैमिली प्लानिंग के कैपिटल एक्सपेंडिचर को अमोर्टाइज करें, तो चिंता की कोई बात नहीं है, आपको लॉस में नहीं जाना है। आप उस खर्चे को कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए जैसे आप अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो जैसे आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड होता है अनगिनत सालों तक, वैसे ही आपका फैमिली प्रमोटिंग प्लानिंग एक्सपेंसेस भी कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे अगर वो सेट ऑफ नहीं हो पाए हैं, अगर वो एडजस्ट नहीं हो पाए हैं, अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाए हैं बाय द अवेलेबल प्रॉफिट्स, तो आपको ये कैरी फॉरवर्ड करने हैं। The capital expenditure on family promoting planning will be treated in the same way as the capital expenditure for scientific research, and for the purpose of dealing with this profit and loss account on the sale of transfer of asset including the transfer on amalgamation। अगेन यही बात ये कहना चाहते हैं कि जैसे आपने साइंटिफिक रिसर्च में ट्रीटमेंट पढ़ा था कैपिटल एसेट का, सेम ऐसे ही आप फैमिली प्रमोटिंग प्लानिंग के लिए पढ़ेंगे। अगर आपने इसे बेचा है तो आपको कैपिटल गेन भी आ सकता है, प्रॉफिट भी आ सकता है। अगर आपने इसको अमोर्टाइज किया लेकिन आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो वहां पर आप इसे अनएब्जॉर्ब्ड मानते हुए कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे। सपोज कीजिएगा आपने फैमिली प्लानिंग पर 2 लाख रुपए की एसेट खरीदी, कैपिटल एसेट की बात हो रही है, तो आपने 1/5 उसकी डिडक्शन ले ली। इसका मतलब अब वैल्यू रह गई है 160। कोई आपके पास आया और आपने उसे वो 160 वाली एसेट बेच दी 1,82,000 रुपए में, तो यहां पर आपको क्या हुआ, यहां पर आपको 22,000 रुपए की इनकम हुई, और ये 22,000 रुपए की जो इनकम है वो आपकी पीजीवीपी की इनकम मानी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने साइंटिफिक रिसर्च में पढ़ा था कि अगर कोई एसेट साइंटिफिक रिसर्च में आ गई है जिस पर 100% डेप्रिसिएशन मिल गया है, उसे आप बेच रहे हैं, तो जो वहां पर आपको इनकम आएगी वो पीजीवीपी में टैक्सेबल है। ऐसे ही फैमिली प्लानिंग है। अगर फैमिली प्लानिंग में आपने कोई एसेट खरीदी और आपको 1/5 की डिडक्शन मिल चुकी है, तो 1/5 की डिडक्शन मिलने के बाद जो WDV रह गई 1,60,000, अगर आप उसे 1,82 में बेचेंगे तो जो 22,000 रुपए की इनकम है ये आपकी पीजीबीपी की इनकम बन जाएगी। ठीक है, बताइए कोई डाउट है यहां तक? एक और पॉइंट देखिएगा, लास्ट, आज का लास्ट पॉइंट कर रहे हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर इसको सेक्शन 37 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डिडक्शन ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड
कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, CTT लिखिएगा। STT मतलब होता है, अच्छा STT का मतलब तो मैंने लिखा ही हुआ है, CTT का मतलब लिख लीजिएगा। CTT का मतलब होता है कैश ट्रांजैक्शन टैक्स। अच्छा CTT एक और होता है, कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। बताइए STT कहां लगता है? STT कहां लगता है? जब आप डीलिंग करते हैं, जब आप ट्रेडिंग करते हैं शेयर्स में, तो जब आप शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं तो वहां आपको देना होता है STT। आपको याद होगा STT पर मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से बता रहा हूं। अगर आप STT पे करते हैं और आपने शेयर्स को एज इन्वेस्टमेंट रखा होता है, तो क्या आपको STT का कोई बेनिफिट मिलता है? क्या ये STT आपकी सेल में से माइनस हो जाता है, या क्या ये STT आपकी कॉस्ट में जुड़ जाता है? नो। लिखिए, नो बेनिफिट ऑफ STT अंडर कैपिटल गेन, कोई बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन अगर इन्हीं शेयर्स को आपने होल्ड किया होता है एज ए स्टॉक इन ट्रेड, तो क्या होता है? तो वहां पर सर, वहां पर आपको STT कैन बी क्लेम्ड एज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस। तो अगर आप स्टॉक इन ट्रेड की तरह से शेयर्स को रखते हैं, तो जो भी आपने STT पे किया होता है, आप उसे अपना खर्चा मान सकते हैं और P&L अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं। इनकम टैक्स में आप उसे एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। पढ़िएगा, the amount of security transaction tax paid by the assessee during the year in respect of taxable securities transactions enter into the course of business shall be allowed as deduction। तो अगर आपने इन द कोर्स ऑफ बिजनेस किया है तो हम अलाउ कर देंगे अंडर सेक्शन 36, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट such income from taxable security transaction is included under the PGBP income। तो ये बात तो बड़ी क्लियर है, हम आपको STT का खर्चा अलाउ कर देंगे अगर आप उन शेयर से कमाई गई इनकम को PGBP में लाते हैं। इसका मतलब अगर आप उसे बिजनेस मानते हैं तो ही हम आपको अलाउ करेंगे। अगर आप ये कहें इनकम तो मैं कैपिटल गेन में टैक्सेबल करा लूं और STT अलाउ यहां करवा लूं, तो वो काम नहीं चलेगा। Thus, security transaction tax paid would be allowed as deduction like any other business expenditure। तो जैसे बाकी बिजनेस एक्सपेंडिचर की आपको डिडक्शन मिलती है, STT की भी आपको वैसे ही डिडक्शन दी जाएगी। एंड STT ही नहीं, CTT की भी आपको वैसे ही डिडक्शन दी जाएगी। कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अगर आप पे करते हैं तो उसकी भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन तभी जब आप उसे स्टॉक इन ट्रेड मानते हैं, तो अदरवाइज नहीं। बताइए, कोई डाउट है यहां तक किसी को? सेक्शन 37 है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। और उसके बाद आगे की बातें हैं इसी चैप्टर की, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी कल है।
8 बजे। प्रीथल, जीएसटी अभी होल्ड पर रहेगी क्लासें। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मे बी इस मंथ तो होल्ड पर ही रहेंगी। राहुल सर हिज ट्राइंग हिज बेस्ट कि एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर पाए, बट उनकी फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी क्रिटिकल हैं कि वो बिल्कुल भी अभी टाइम नहीं दे पा रहे हैं क्लासेस के लिए। तो एक्सपेक्टेड है इस महीने तो कम से कम क्लासेस होल्ड पर ही रहेंगी। ओके गाइस, तो मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस अपने इनकम टैक्स की क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। रिवाइज करके आइएगा, रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि कल की क्लास में मैं कुछ अलग चीजें आपको करवाऊंगा जिनका लिंक आएगा पिछले कंसेप्ट्स के साथ। तो प्लीज रिवाइज पूरा करके आइएगा स्टार्टिंग से एंड तक का। चलिए गाइस, ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल।